से अधिकांश के रोल मॉडल वो थे। ऐसा होता है, बात को समझ रहे हैं? आपके साथ भी ऐसा होगा। जिनको आपने आदर्श टीचर के रूप में स्मरण किया है, जिनका नाम आपने कॉपी में लिखा है, वो केवल आपके ही आदर्श टीचर नहीं होंगे, बल्कि आपके फ्रेंड्स जो आपके साथी थे, सहपाठी थे, उनके भी हो सकता है वो आदर्श शिक्षक होंगे। ये बात से समझ है ना सभी कोई? अब मेरा एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपके स्कूल जाऊं और यही प्रश्न मैं आपके स्टूडेंट से पूछूं, क्या प्रश्न पूछूं? कि वर्तमान में आपके आदर्श टीचर कौन है? ये प्रश्न किससे? आपके स्टूडेंट से। तो फिर से आप ईमानदारी से अपना आकलन करिए और मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे टीचर हैं यहां जिनको लगता है कि इस प्रश्न के रेस्पॉन्स में आपके स्टूडेंट आपका नाम लेंगे? हाथ उठाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। एक माइक दीजिए, उधर दीजिए, वो साथी को दीजिए। 7-8 लोग बोल रहे हैं। वेरी गुड। एक बार 7-8 लोगों ने ताली बजा दीजिए। हाँ, उनको दीजिए। यहां पर अभी करीब करीब 120 टीचर हैं। 120 टीचर में, एक मिनट, 120 टीचर में तकरीबन 8 टीचर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लगता है कि उनके स्टूडेंट उनको आदर्श टीचर के रूप में उनका नाम लेंगे। बाकी लोगों को नहीं लगता है, तभी तो हाथ आपके नहीं उठे। तो साथी हमारे बताएंगे। हाँ बताइए, अब बताइए क्यों लगता है, आपने ऐसा क्या खास किया है? मैं सब बच्चों के साथ में काम करता हूँ, उसके साथ तो वो लोग मेरे से खुले मिले हैं, तो सब चर्चा करते हैं साथ में। तो मुझे लगता है कि मेरे को भी बोलेंगे। केवल इतनी सी बात है? तो पढ़ाते लिखाते भी हो या सिर्फ घुलते मिलते हो? तो क्लास में तो हम पढ़ाते भी हैं। हाँ। तो बच्चों से घुल मिल जाना आदर्श टीचर बनने के लिए जरूरी है क्या, या केवल यही कारण है? मतलब उनके साथ सारी समस्या को शेयर कर सकते हैं सर। अच्छा, ज्यादा करीब रहेंगे बच्चों के साथ तो अपनी समस्या को रख पाएंगे। तो बच्चों से क्यों घुलते मिलते हो, क्यों उनको ऐसा करते हो? सर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं सर, खेलने के लिए। जैसे उनको मतलब जिस खेल में उनको रुचि रहता है तो करो करते हैं, और जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाते हैं वो नहीं जानते हैं तो उसको हेल्प करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। एक और किसी इधर से किसने हाथ उठाया था? आपने। एक बार इनको दे दीजिए। आपको क्यों लगता है कि आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल बताएंगे? आप में ऐसी क्या खास बात है? हाँ, माइक ले लीजिए। अपना नाम बताइए, कौन से स्कूल से हो बताइए। मेरा नाम शुभांगी पांडे है, मैं सीरीज मनोरा से। सर मुझे स्कूल ज्वाइन किए ज्यादा समय नहीं हुआ है, मेरा न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर कुछ समय मिले तो शायद संभवतः है बच्चे मुझे अपना रोल मॉडल मान लेंगे, क्योंकि सिर्फ क्लास की बात नहीं है, क्लास के बाहर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जिस भी तरीके से बच्चों को बेहतर बना सकूँ, नई चीजें सिखा सकूँ और बेहतर चीजें सिखा सकूँ, मैं अपने हर तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। और डिसिप्लिन के मामले में हो, क्लास के मामले में हो और बाकी सभी चीजों के मामले में। मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अगर मनोरा जाऊँ और पूछूं तो आपका नाम ले लेंगे? ऐसा लगता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस किसको होता है? जो वास्तव में कॉन्फिडेंस के लिए काम करते हैं। काम करने से ही कॉन्फिडेंस आता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनका हाथ नहीं उठ रहा है वो डाउट में होंगे, पता नहीं। कुछ लोग सोचते हैं 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसी कुछ है ना। मैं बाकी शिक्षकों को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आप सभी लोगों के हाथ उठ जाए, अगर अभी 2026 में नहीं तो अगले साल जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो एटलीस्ट ये बात तो होनी चाहिए कि यस, मेरे स्कूल के सारे बच्चे मुझे रोल मॉडल मानते हैं। और ये बात कहने के लिए, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और काम कैसा करना पड़ेगा? जब हम बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे, उनको अभी फर्स्ट सेशन में संजय दास जी ने आपको बताया था सर्विस और ड्यूटी के बारे में, जॉब के बारे में। जॉब करने वाले टीचर अपने बच्चों को जिम्मेदारी मानते हैं। क्या मानते हैं?
जिम्मेदारी। और कई बार तो समस्या भी मानते हैं। अगर कुछ बच्चों की लर्निंग बहुत स्लो है तो अपने लिए समस्या मानते हैं कि ये बच्चा तो सीख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, अरे मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पहले से कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ समझा नहीं है, तो उसको हम समस्या मान लेते हैं। लेकिन जो सर्विस करने वाले टीचर होते हैं, दास जी ने बताया होगा आप लोगों को कि जो सर्विस करने वाले टीचर होते हैं, जो सेवा भाव से काम करने वाले टीचर होते हैं, वे ऐसे बच्चों को ये मानते हैं कि ये हमारे लिए अवसर है और इन बच्चों को हमको बेहतर करना है। ये हमारा हर हाल में हमारा शिक्षण का उद्देश्य है, क्योंकि हमको हर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हमें हर हाल में करना ही है। जब आप इस सोच के साथ बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चों के क्लासरूम में जाकर पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप उन बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। ठीक है ना? तो इस ट्रेनिंग का एक पर्पज ये है कि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। अगर आप कहते हैं कि हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं, तो सेवा भाव से काम करने वाला टीचर ही रोल मॉडल होता है। आपने जिन जिन आदर्श शिक्षकों की नाम अपने अपने नोटबुक में लिखा है, वो सारे टीचर जॉब करने वाले नहीं हैं, वो सारे टीचर सेवा करने वाले टीचर हैं, सर्विस करने वाले टीचर हैं। तो हमारे अगर कोई एक टीचर रोल मॉडल है, तो हमको भी हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है, ताकि हमारे बच्चे अगर आज नहीं बोल पा रहे हैं तो आने वाले 1 वर्ष के अंदर हमारे बच्चे हमको रोल मॉडल बन सकें। ऐसा हमको काम करना है। और रोल मॉडल तभी कहेंगे आपको जब हम वास्तव में मानव के रूप में या महामानव के रूप में हम आचरण को बनाकर रखें, अपना विकृति ना आने दें, अधिक से अधिक हम में गुण हो ऐसे जैसे हम मानव कहे जा सके, तभी हम रोल मॉडल बन सकते हैं। अगर आप में तमाम प्रकार की बुराइयां हैं तो आप रोल मॉडल नहीं बन सकते। आपने जिन जिन शिक्षकों को रोल मॉडल के रूप में चिन्हांकित किया है, मैं गारंटी देता हूं उन सारे शिक्षकों में इस तरह की जो बुराइयां आपने लिस्ट बनाई है ना, वो उनमें से कम बुराई होगी। 2-4 बुराई हो सकती है, लेकिन अधिकांश बुराइयां नहीं होगी, तभी आप उनको रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है? तो क्या एक कमिटमेंट आप कर सकते हैं, आप सभी लोग, कि आज 8 टीचर यहां पर रोल मॉडल अपने आप को मानते हैं कि उनके स्टूडेंट्स कहेंगे 2027 में जब ट्रेनिंग होगी तो सारे के सारे लोग रोल मॉडल बन सकें, ऐसा कुछ करेंगे? कितने लोग करेंगे? अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं। एक बार बढ़िया से उठाइए, मुझे देख के खुशी होगी। तो 2027 में आप सारे टीचर्स को मैं रोल मॉडल के रूप में देखना चाहता हूं। संभव है? अगर संभव हुआ तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हमारे आज का ट्रेनिंग सक्सेस माना जाएगा। और नहीं तो जैसे आमतौर पे बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, ये भी उनमें से एक की गिनती होगी, 10 है तो 11, 11 है तो 12, और सिर्फ गिनती हो करके इस ट्रेनिंग का असर खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। 2024 और 2025 में मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पे बात की थी, क्या पता आप लोगों को याद है या नहीं, तो मैं थोड़े थोड़े समय में उसको आपको रिकैप कर देता हूं। 2024 में हमने बात की थी हमारे जीवन की आवश्यकताओं पर। किसी साथी को याद है हमारे जीवन की आवश्यकता क्या है? और कॉमर्स वाले जितने हैं वो लोग मैस्लो का थ्योरी पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? उसमें भी हमारे जीवन की आवश्यकता को मैस्लो ने हायरार्की, नीड्स और पिरामिड के द्वारा उन्होंने समझाया था। उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूं मैस्लो के हायरार्की, नीड्स के आधार पे, और हमारे जीवन की आवश्यकताओं को हम 5 लेवल पे समझते हैं। इस पृथ्वी में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव जंतु, मनुष्य सहित, उनके आवश्यकताओं को
5 श्रेणियों में हम बांटते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स, बेस में जो इस पिरामिड का बेस है उसको फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं, बेसिक नीड्स बोलते हैं, जिसके बिना इस पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है। और ये नीड्स है हवा, पानी और भोजन की। ठीक है, इसके बिना कोई जीव जंतु इस पृथ्वी में सरवाइव नहीं करता है। लेकिन इस पिरामिड के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारी नीड नीचे वाली पूरी होगी तो ऊपर हमको बढ़ने की जरूरत है। अगर हवा, पानी या भोजन के लिए ही हम संघर्ष करेंगे और इसकी आवश्यकता की ही हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो ऊपर जाने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी और हम नहीं जाएंगे। बात को समझ रहे हैं ना? तो जिनको हवा, पानी, भोजन मिल जाए, जिसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, तो फिर हायर नीड की ओर जाते हैं। यही हायरार्की है मैस्लोज का। तो सेकेंड नंबर की नीड, सेकेंड लेवल की नीड में आता है प्रोटेक्शन की आवश्यकता, और इसके लिए हमको शेल्टर बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, घर, मकान, जीव जंतु घोंसले बनाते हैं, गुफा बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं। ये नीड है, जीवन की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता तब महसूस होगी जब हवा, पानी, भोजन हमको मिल जाए। जब प्रोटेक्शन भी हो जाए तो फिर तीसरे नीड की आवश्यकता होती है, और जिसको बोलते हैं फैमिली बनाना, या इसको बोलते हैं बिलोंगिंगनेस का भाव होना। ठीक है ना, बिलोंगिंगनेस, साथ में होने का भाव होना। ये नीड है किसकी? सभी प्रकार की जीव जंतुओं की। सभी सोशल हैं, समाजीकरण होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जीवन में ये 3 नीड्स, और इन तीनों नीड्स को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। यहीं तक हमारी जिंदगी अगर सीमित होकर रह जाए तो मैंने ऐसे लोगों को भ्रमित मानव कहा था। और ये भ्रमित मानव पशु के जैसे ही होते हैं, क्योंकि पशुओं की भी नीड इतनी सी है, और जिन मनुष्यों की नीड भी इतनी ही सी होगी तो पशुओं के बराबर है उनकी जिंदगी में, और अलग कुछ भी नहीं। ये मैंने 2024 में आप लोगों को बताया था। लेकिन मनुष्य होने के कारण हमारे नीड, ये चौथे वाली नीड की भी आवश्यकता होनी चाहिए, और इसको मैंने कहा था सेल्फ रेस्पेक्ट होने की आवश्यकता। हमको आत्मसम्मान होने की आवश्यकता। बिना आत्मसम्मान के कोई मनुष्य मनुष्य नहीं कहा जा सकता। अगर किसी मनुष्य में आत्मसम्मान नहीं है तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। ये बात मैंने 2024 में एक्सप्लेन किया था। मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये सारी आवश्यकताएं जीने के लिए जरूरी है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट भी जीने के लिए जरूरी है क्या? क्या हम इसको भी जीने की जरूरत जैसा ही ट्रीट करते हैं क्या? क्या सेल्फ रेस्पेक्ट होने की आवश्यकता हवा, पानी, भोजन, शेल्टर जैसी ही है क्या? ऐसा हम महसूस करते हैं क्या? बहुत सारे लोग इसको महसूस नहीं करते और अपनी जिंदगी को जीते हुए मर भी जाते हैं बगैर सेल्फ रेस्पेक्ट की आवश्यकता को महसूस किए, और ऐसे मनुष्यों की जिंदगी पशुओं के बराबर होती है। ठीक है, फिर मैंने बताया था आप लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट अगर है तो कितनी है, तो कितनी सेल्फ रेस्पेक्ट तो सभी में है, इसकी आवश्यकता। तो इसमें मैंने कहा था कि हर एक व्यक्ति को अपनी वैल्यू समझने की जरूरत है, अपनी वैल्यू। और हमारी वैल्यू कितनी है? जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो कई प्रकार के आइटम्स होते हैं, कई प्रकार की सामग्री होती है, और सभी में प्राइस टैग लगा होता है। प्राइस टैग लगा होता है ना, जैसे कपड़े दुकान में जाइए प्राइस टैग लगा होता है। तो प्राइस टैग देख करके हमको पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ज्यादा मूल्य है तो उसकी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, ऐसा हम आमतौर पे समझते हैं। और प्राइस अगर कम है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब है, ऐसा हम समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी अपनी वैल्यू कितनी है दूसरों की नजर में। अगर एक टीचर के संदर्भ में मैं बात करूं तो एक प्रिंसिपल के नजर में अगर उसके 20 स्टाफ हैं, 20 लेक्चरर्स हैं, तो एक प्रिंसिपल की नजर में 20 लेक्चरर्स में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी कम होगी?
ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन टीचर कितना सर्विस करता है, कितना सेवा भाव से काम करता है, और कौन जॉब करता है। वेरी सिंपल, जॉब करने वाले शिक्षक का प्राइस टैग क्या होगा? कम होगा, और सेवा भाव से काम करने वाले शिक्षक का प्राइस टैग ज्यादा होगा। तो प्रिंसिपल की नजर में वो शिक्षक ज्यादा मूल्यवान होगा। कौन? जो सेवा भाव से काम करता है। तो अगर हमको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपना प्राइस टैग बढ़ाना है, तो हमको सेवा भाव से काम करना पड़ेगा। ठीक है? और जब हम सेवा भाव से काम करना प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें, जैसे कि मुझे लगता है 15 या 16 पॉइंट्स पे सर्विस और जॉब को एक्सप्लेन आपके सामने किया गया है। ठीक है? वो 15-16 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन सारे पॉइंट्स को आप समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, केवल तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, केवल तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अन्य और ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। और वही 15-16 पॉइंट पे काम करके जब अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो आप वास्तव में सेवा भाव से अपना काम करते हैं, और आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो शिक्षा का उद्देश्य आप पूरी करते हैं, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं, और यही आपसे अपेक्षा भी की जाती है। बात को समझ रहे हैं? तो सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना हम में होनी चाहिए। और ये जो रेस्पेक्ट बढ़ाने की बात है, ये रेस्पेक्ट ऐसे बढ़ती नहीं है। आप किसी को रेस्पेक्ट ऐसे दे देते हो क्या? आप किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो ऐसे देते हैं? रेस्पेक्ट देने का केवल एक ही आधार होता है, कर्म, कि सामने वाला का कृत्य कैसा है, उसका कर्म कैसा है, वो काम कैसा करता है, और उस काम का आकलन आपके लिए नहीं, समाज के संदर्भ में क्या है। अगर सेवा भाव से काम करने वाला कोई भी XYZ व्यक्ति है जिससे आपको लेना देना नहीं है, तब भी आप उसको रेस्पेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? विवेकानंद जी के लिटरेचर हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में रेस्पेक्ट की भावना आती है कि नहीं आती है? APJ अब्दुल कलाम से तो हम लोगों ने कभी नहीं मिला, लेकिन उनके कर्मों को पढ़कर हमारे मन में उनके प्रति ढेर सारा सम्मान पैदा होता है कि नहीं होता है? मदर टेरेसा, जिनको हमने देखा नहीं है, केवल किताबों में उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन उनके कर्मों को पढ़कर हमको एहसास होता है कि ये पूरे विश्व की महान समाज सेवी थी, और उनके लिए ढेर सारा हमारे दिल में रेस्पेक्ट जनरेट होता है। हमारे रोल मॉडल टीचर्स जिनका नाम आपने लिखा, उनके लिए हमारे मन में रेस्पेक्ट पैदा होता है। तो ये सब क्या है? ये सब सेवा से होता है, सर्विस से होता है। ये सब सर्विस देने वाले लोग हैं। तो हमें भी वैसा बनना है। हमें इसकी भूख होनी चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। जब तक हमें सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, हम सर्विस देने वाले टीचर नहीं बन सकते। जॉब टीचर और सर्विस टीचर में यही मुख्य अंतर होता है। तो जॉब तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जॉब करने वाले टीचर के भी रोल मॉडल दूसरों के नहीं बनते, दूसरों के लिए रेस्पेक्ट नहीं होते। और ये सारा कुछ अपने पुरुषार्थ से होता है। आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आप सेल्फ रेस्पेक्ट की नीड को महसूस करोगे। और इसलिए मैंने इस सेशन में बताया था कि ये फील होना चाहिए। हमें जरूरत है, जिंदा रहने के लिए जरूरत है, जैसा कि ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही पूरे सम्मान के साथ हमको जिंदा रहना है। एक सर्विस करने वाले टीचर के रूप में हमारी पहचान बननी चाहिए, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। ठीक है? और इसके बाद मैंने कहा था, इससे भी ऊपर अगर हम उठे तो एक लेवल आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देवता और महामानव जैसे लोगों के लिए होता है, जो वास्तव में स्वयं को जानकर विश्व कल्याण के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं, महाबोधि को प्राप्त करते हैं, आत्मबोध जिनको हो जाता है, वे स्वयं को जानते हैं और विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर भगवान और ये जो महामानव जिनकी मैंने बात की है, सारे लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पर अपनी नीड को समझते हुए अपने जीवन को समर्पित किया पूरे विश्व कल्याण के लिए। ठीक है ना? तो जस्ट मैं रिकैप करना चाह रहा था। इस सेशन मैंने पिछले साल आपको डिटेल में बताया था
तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद लास्ट ईयर मैंने एक सेशन लिया था, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करूं। हम रोल मॉडल क्यों नहीं बन पाते हैं? अभी मैंने रोल मॉडल बनने की बात कही, दो बातें हो गई। ईश्वर वाले सेशन में मैंने बताया हमें रोल मॉडल बनना है। अभी मैंने बताया कि रोल मॉडल बनने की आवश्यकता महसूस होना चाहिए। लेकिन आवश्यकता महसूस क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं, है ना। इसीलिए हमको महसूस ही नहीं होता है कि हमको रोल मॉडल बनना भी है। क्योंकि बगैर रोल मॉडल बने भी तो मंथ एंड में सैलरी हमारे अकाउंट में आ ही जाता है, ड्यू टाइम में प्रमोशन हो ही जाता है, और इंक्रीमेंट भी मिल जाता है, और कभी कभी कुछ पुरस्कार भी मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, अप्रिसिएशन भी हो जाता है। फिर रोल मॉडल बनने की जरूरत क्यों है? तो अभी मैंने बताया जरूरत क्यों है, लेकिन ये जरूरत हम कभी पूर्ति करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हम कंफर्ट में रहने के आदी हैं। यस नो? हम कहां रहते हैं? कंफर्ट जोन में। तो अभी मैं टेस्ट करता हूं कि आप में से कितने लोग कंफर्ट जोन में हैं और कितने लोग कंफर्ट जोन में नहीं हैं। अभी मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं स्टेज में, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है। आइए, यू आर वेलकम। देखो, कुर्सी से उठ नहीं पा रहे हो, यही कंफर्ट है। चलो एक मैडम है, इनके ताली बजाओ। ताली बजा देंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मतलब हम ये चाहते हैं कि मुझे कंफर्ट में ही रहना है, दूसरे जिसको छोड़ना है छोड़ दो अपना कंफर्ट, कुर्सी। तो ये जो चेयर आपसे छूट नहीं रही है, तो चेयर आपको पकड़ा है या आपने चेयर को पकड़ रखा है? मामला क्या है? यही तो कंफर्ट जोन है। और यही सोच हमारे जीवन के डेवलपमेंट में, विकास में, ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्राइस टैग ऊंचा करना चाहते हैं, तो यू हैव टू लीव दिस कंफर्ट जोन वेरी अर्ली। जितना जल्दी हो सके आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। ये मैडम छोड़ पाई, पिछले सेशन को बढ़िया समझी होगी, इसलिए छोड़ पाई। आप लोग अभी भी हंस रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। मैं अभी भी आप लोगों को बुलाता हूं, आप लोग आओ यहां। हाँ, 3 लोग और, चले इनके लिए भी ताली। और आप लोग ताली बजाते रहो, ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कंफर्ट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कंफर्ट छोड़ने में डर लगता है। कंफर्ट क्यों नहीं छूट रहा है? क्यों नहीं छूट रहा है कंफर्ट? क्योंकि आप डरते हो। सही है गलत? बताओ। आप लोग कंफर्ट क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? क्योंकि डर लगता है। डर किस बात से? डर इस बात से कि स्टेज में आकर कुछ बोलना पड़ेगा। तो जब स्टेज में आगे कुछ बोलना पड़ेगा, इतनी सी बात के लिए इतना डर कि आप अपने कंफर्ट को नहीं त्यागो, तो फिर रोल मॉडल बनना तो बहुत बड़ी बात है। रोल मॉडल कैसे बनोगे? तो 2027 का परिणाम मुझे आज ही दिखाई दे रहा है। कम से कम ये 4 लोगों को मैं बोल सकता हूं ये रोल मॉडल बन जाएंगे। बाकी आप लोग का क्या होगा? क्या होगा? अब 2027 में रोल मॉडल कैसे बनोगे? रिजल्ट तो मुझे आज दिखाई दे रहा है 2026 में। आप कंफर्ट नहीं छोड़ पा रहे हो, लेकिन दूसरों को, अच्छा इन्होंने अपने कंफर्ट को त्याग दिया, इनको डर नहीं लग रहा होगा। क्यों? तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है? मैं भी आप लोगों से कुछ भी बोलूं, करने को तैयार हूं, है? देखो इनका कॉन्फिडेंस देखो। गाने बोलूं तो भी गाओगे, आप नहीं गाओगे। डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या फीलिंग है? आप बताओ। हम भी शिक्षा किया, ये भी शिक्षा किया, तो डर किस बात का? बिल्कुल सही। लेकिन मैं कुछ भी करने के लिए कहा था ना, मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूंगा, उसको आपको काम करना है। डर नहीं है? या ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बोलने ही वाला नहीं हूं? ऐसा नहीं है ना? चलो फिर से एक बार इनके लिए ताली बजाइए। बैठिए आप लोग। अब एक एक्टिविटी और करते हैं। आप इधर आइए। आप अब ये यहां पर आ गए। आप सभी लोग
न्यूटन के गति का प्रथम नियम के बारे में सुने हो? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? जो वस्तु जहां है, अगर स्थिर अवस्था में है तो सदैव स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन ने 200 साल पहले यह बात कही थी निर्जीव वस्तुओं के लिए। ये जो नियम है ना, ये नियम लॉ ऑफ इनर्शिया किसके लिए है? न्यूटन ने बनाया था, वो एक पेड़ के नीचे सेब को गिरता हुआ देख करके नियम को उन्होंने प्रतिपादित किया था, और ये नियम लागू होता है आज भी निर्जीव वस्तुओं में। लेकिन यहां पर अकाउंटेंसी और जीव विज्ञान के लेक्चरर्स पर भी लागू होता है एज इट इज, क्योंकि इनको मैंने बल देकर यहां बुलाया है, और नहीं तो ये अपने स्थान में बने थे। बात तो समझिए, ये अपना स्थान कब छोड़े? जब इन पर बाह्य बल लगा। बाह्य बल लगा मतलब मैंने इनको बुलाया, बल लगा तो ये यहां पर आए, अदरवाइज ये अपनी चेयर छोड़ने वाले नहीं। तो हमारे जीवन में ऐसे ही कुछ चलता है। हम अब ईश्वर और एनर्जी के बारे में आपने विदेश मंत्री ने बताया। सुनिए ना, अभी जिस बात पे कर रहे हैं, लास्ट में एक प्रश्न उत्तर का सेशन रहेगा। नहीं, आप नोट करके रखिए। हाँ, तो मैं जब पूछूंगा प्रश्न तब पूछिएगा। अभी चूंकि दूसरा प्रसंग चल रहा है, फिर विषय अंतर हो जाएगा, है ना? तो बात को समझ रहे हैं? हमारे जीवन में हम अपनी वैल्यू अगर बढ़ाना चाहें तो हर समय कंफर्ट को छोड़ने के लिए तत्पर रहें, रेडी रहें, और नहीं तो हम में ग्रोथ नहीं होगा, हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। कंफर्ट में रहकर कोई अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि कंफर्ट में रहने वाला व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है? कंफर्ट में रहने वाली व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है? देखो, ये कंफर्ट जोन है। इस जोन में रहने वाला व्यक्ति सुख चाहिए, उसको सुविधा चाहिए, उसको चेयर में बैठने का सुख चाहिए। हम उस सुख को छोड़ नहीं सकते, है ना? और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, प्रगति में बाधा है। जो कंफर्ट जोन में रहते हैं उसके जीवन में ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ग्रोथ है ही नहीं, चुनौती भी नहीं है। जो कंफर्ट में रहना चाहते हैं उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, जो बैठे रह गए चेयर में उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, वो चुनौती लेना ही नहीं चाहते। ठीक है? और सेवा करने वाले शिक्षक हर चुनौती को अवसर मानते हैं। ये जो 4 टीचर आए, इन्होंने यहां पर आके इस बात को प्रमाणित किया कि स्टेज में जाकर मैं कुछ भी चुनौती दूंगा, वो इसको लिए कि अवसर, डरे नहीं। बाकी सब लोग बैठे रहे क्योंकि आपको डर लगता है स्टेज में आने से। तो जब तक आप डर का सामना नहीं करेंगे, आप कंफर्ट छोड़ेंगे नहीं। कंफर्ट छोड़ने का मतलब है कि यू आर रेडी टू फेस द फियर जोन। यहां से निकलोगे तभी फियर जोन आएगा, और नहीं तो यहां बने रहो, क्योंकि यहां विकास नहीं है, यहां वैल्यू नहीं बढ़ेगी, आपका प्राइस टैग की कीमत ऊपर जाने वाला नहीं है। कहां? यहां। तो जॉब करने वाले सारे टीचर यहां मिलेंगे आपको, सारे। आप पता कर लो, आप जॉब करते हुए सर्विस, लेकिन जॉब करने वाले टीचर यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है? कहां पाए जाते हैं? कंफर्ट जोन में। उनको अपने जीवन में सबसे प्रिय है कंफर्ट रहना। दुनिया कहीं से कहीं जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अपने कंफर्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। लेकिन हमको इसको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ के हमको फियर जोन में आना पड़ेगा, डर का सामना करना पड़ेगा। और जो डर का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, एक्चुअली वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंज को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। चुनौती को अवसर मानते हैं, अपॉर्चुनिटी मानते हैं। और जब चुनौती को अवसर मानते हैं, तभी वे अपने टैलेंट का उपयोग करना सीखते हैं, अपने स्किल का उपयोग करना सीखते हैं, और तभी उनका ग्रोथ पॉसिबल है। सवाल यहां पर एक उठता है
कि जो भाई बहन अभी आप लोग कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाए, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आज आपका जो भी रूटीन है, पहले तो ये बताओ कि आप लोग कंफर्ट छोड़ना चाहते हो नहीं। कितने लोग चाहते हो कि कंफर्ट हम छोड़े? हाथ उठाइए। सभी लोग चाहते हो ना? तो कंफर्ट छोड़ने के लिए एक ही उपाय है कि आपका आज का आपकी लाइफ का जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसमें बदलाव कीजिए। दिनचर्या को बदलाव कीजिए। दिनचर्या को बदलाव करके छोटे छोटे ऐसे काम करिए जिनसे आपको डर लगता है। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। पिछली बार 4 घंटा बात किया था तो सारे एक्टिविटी कराया था। अभी घर पे आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको किन किन चीजों से डर लगता है। ठीक है, किन किन चीजों से डर लगता है, और डर लगने वाले वो सारे काम आप करिए। उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, छोटे छोटे बदलाव करना पड़ेगा, और हर बार आपको कंफर्ट त्याग के फियर जोन का सामना करना पड़ेगा। नई चुनौतियों को देखना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और जब ऐसा आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आप एक अलग जोन में आएंगे जिसको बोलते हैं लर्निंग जोन। क्या बोलते हैं? लर्निंग जोन। और इस जोन में आना ही है। अगर आप सेवा करने वाले टीचर हैं तो यू मस्ट बी इन लर्निंग जोन। अगर लर्निंग जोन में आप नहीं है तो कभी भी आप सेवा करने वाले टीचर नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, तो लर्निंग जोन में क्या होगा? आपको ढेर सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। और सीखने का क्रोनोलॉजी क्या है? आपको सबसे पहले आपके सामने ढेर सारे इंफॉर्मेशन होंगे। इस इंफॉर्मेशन को आपको नॉलेज में बदलना है, और फिर इस नॉलेज को स्किल तक लेकर जाना है, स्किल में बदलना है। ठीक है ना? जब आपके जीवन में आने वाले सारे इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज में बदल सके और उस नॉलेज को स्किल में बदल सके, ये एक्चुअल लर्निंग है। एक्चुअल लर्निंग यही होता है। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं केवल आपकी वैल्यू बढ़ाने की बात कह रहा हूं, अपनी प्राइस टैग बढ़ाने की बात कह रहा हूं, अपनी कीमत बढ़ाने की बात कर रहा हूं। क्योंकि आप मूल्यवान होंगे तभी आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे मूल्यवान बनेंगे, अदरवाइज वो मूल्यवान कभी बन नहीं सकते। हमारे बच्चे भी इस प्रोसेस को गुजरे। बच्चों में लर्निंग हो रही कि नहीं हो रही है, कैसे पता करेंगे? आपने क्लास में किसी टॉपिक पे बच्चों को पढ़ाया, आपने किताब से संबंधित ढेर सारा इंफॉर्मेशन बच्चों को दी। आपको देखना है क्या बच्चे उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदल पाए, कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, इसीलिए आजकल हम लोग क्लास टेस्ट की बात कह रहे हैं कि आपने इंफॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन बच्चे अगर उस इंफॉर्मेशन को अपने ज्ञान में अगर चेंज किया है तो आप उससे संबंधित 1-2 प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर बच्चा लिख देगा। फिर आप देखिए उस नॉलेज को अप्लाई करना सीखा क्या? तो व्हेन योर स्टूडेंट स्टार्ट यूजिंग लर्न नॉलेज, दिस मीन्स he has developed some skill to use those knowledge। उस ज्ञान को उपयोग करता है तो समझिए कि उसमें कुछ स्किल डेवलप हुआ। और यही शिक्षा का उद्देश्य है, यही लर्निंग का मतलब होता है। तो स्किल डेवलप होना चाहिए। ठीक है ना? यहां तक बच्चों को लेकर जाइए, और ये हमारे जीवन में आता है। आज आपने ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें आपको बताई गई, कुछ ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हुआ होगा, लेकिन स्किल के रूप में कन्वर्ट कर पाए क्या, उसको देखना पड़ेगा। तो जब सीखे गए जो आप नॉलेज है उसको अपने जीवन में यूज करना प्रारंभ कर देंगे तो आप स्किलफुल हो जाएंगे, आप में स्किल डेवलप हो जाएगा। और जब इस प्रोसेस को हम सक्सेसफुली कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक अगले जोन में हम आते हैं जिसको बोलते हैं ग्रोथ जोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ जोन। तो ग्रोथ जोन में केवल हैप्पीनेस मिलेगा आपको। एक सेवा देने वाला शिक्षक हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है। कंफर्ट जोन वाला शिक्षक सुख में रहता है, सुविधा में रहता है। दोनों में अंतर है। ठीक है? तो ग्रोथ जोन में पहुंचकर हम अपने सपने पूरे करते हैं,
अपने ड्रीम पूरे करते हैं, अपने लक्ष्य पूरे होते हुए देख पाते हैं, और हमारा अपना जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो उन सभी को हम यहां पर पूरा होते हुए देख पाते हैं। और यही हमारा सपना है कि हमारे पढ़ाए गए बच्चे उत्कृष्ट हों, उनके भविष्य का निर्माण हो। और प्रैक्टिकली मैं बोलूं तो 12वीं पास करने के बाद अगर बायो का स्टूडेंट है तो किसी अच्छे हायर एजुकेशन में, मेडिकल कॉलेज में, किसी अच्छे एग्रीकल्चर कॉलेज में, नर्सिंग में कहीं उसका एडमिशन हो जाए। अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो वो भी अपने हायर एजुकेशन में किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए, जिससे वो आगे चलकर अपना बेहतर करियर बना सके। अगर ऐसा कुछ हो पाता है तो मान के चलिए कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है, और आप ग्रोथ जोन में रहकर काम कर रहे हैं। तो सारे टीचर को या तो लर्निंग जोन में हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको ग्रोथ जोन तक पहुंचना ही है। अब ग्रोथ जोन तक पहुंचने के बाद आप बहुत इत्मीनान से इस जिंदगी से बाहर भी जाएंगे, ब्रह्मांड से बाहर। जो मैंने कहा ना, आपके अंदर की समस्त ऊर्जा ब्रह्मलीन होने वाला है। कब? अंतिम सांस में। तो जब ब्रह्मलीन होने वाला है हमारी ऊर्जा, तो ऊर्जा कहां जाएगी? स्वर्ग में। कहां जाएगी? स्वर्ग में। तो ये स्वर्ग सुख प्राप्त करोगे तब, जब ग्रोथ जोन में पहुंचोगे। और अनफॉर्चुनेटली जो कंफर्ट जोन में ही रह के ब्रह्मलीन हो गए, उनके लिए एक और जोन यहां मिलता है जिसको नरक लोक कहते हैं। नाउ डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है। कंफर्ट जोन में रहो, पूरे जीवन भर काम करो, बच्चों को भी पहुंचा दो कहां, और खुद भी जाओ। तो बच्चों के जीवन में भी खुशियां आए, हमारे जीवन में भी खुशियां आए। ये तभी संभव है जब हम फियर जोन में जाएं, लर्निंग जोन में जाएं, अल्टीमेटली ग्रोथ जोन में आकर हम काम करें, सेवा भाव से काम करें, सर्विस करें, हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। तब हम संतुष्ट होकर हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मलीन होने के लिए तैयार हो जाए। जब बच्चा माता के पेट में है तो उसको एनर्जी उसके ब्लड से मिल रहा है, माता ब्लड से मिल रहा है। उसके बाद जब उसका वर्क होता है, कुछ फीडिंग करता है मदर से, और फिर अपने भोजन लेना शुरू करता है, तो उसके बॉडी में एनर्जी एटीपी क्रिएट होता है। जब हम साइंटिफिक वे में जाते हैं, अब एनर्जी क्रिएट होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, लास्ट स्टेज में डेथ हो जाता है, तो बॉडी ऑर्गन्स थोड़ा सा वीक हो जाते हैं और एनर्जी नहीं बनता है। आपने बताया तो एनर्जी ज्यादा से कम कैसे होता है वो मुझे जानना है। एक एग्जांपल और एक सर, ईश्वर के बारे में जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस दोस्तों को बताऊंगा मैं कि क्या बोलना चाहिए, एनर्जी के रूप में है, शक्ति के रूप में है, किस रूप में है। मैं एक जगह एक आध्यात्मिक जगह में था और महिला मेरे साथ बनारस में, और उन्हें बताया कि वो साधना कर रही है, साधना घंटों साधना कर रही है। उन्होंने बताया कि मैं जब साधना करती हूँ तो ईश्वर मेरे शरीर में आ जाते हैं, और मेरे सामने ही खड़ी थी वो, तो उनके बाल में खड़े हो जाते हैं ना डरते से। उस बार से मैं उसको देखा, हिल गया, अभी मेरे बॉडी में उस बार को बताई मैं, तो ईश्वर उनके शरीर में आ गई समय के लिए, और मैंने उनको शरीर को देख के महसूस किया, तो ईश्वर एनर्जी के रूप में। तो मेरा ये था, मैंने आप ये बोल रहे हैं कि उस महिला में ईश्वर का समावेश हुआ जो एनर्जी के रूप में आपको दिखाई दिया, ऐसा बोल रहे हैं? मेरे को शरीर के बाल दर्द से खड़ा होता है, नहीं जाता है शरीर के रोए, मुझे तो मैंने देखा, दिखाया उस महिला ने। तो आपको क्या लगता है, उससे आपको क्या फील आया? वो एनर्जी के रूप में है ईश्वर। मान रहे हो ना इस चीज को? ठीक है। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर ये है, बैठ जाइए। आपने 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का बच्चे को देखा होगा सभी लोग अपने घरों में, देखे होंगे ना? कभी गौर से देखना, और नहीं तो अभी जाके देखना आपके आस पड़ोस में, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जो अभी चल नहीं पा रहा है, उसको लिटा दो कहीं पर पालने में तो लेटा हुआ रहेगा। जब उसकी आंखें खुली है बच्चे का, तब देखना कि लगातार उसका हाथ और पैर दोनों ऑलमोस्ट चलता रहेगा, ऑलमोस्ट
सामान्य रूप से, मैं सामान्य रूप से बोल रहा हूं, मतलब मेजॉरिटी बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। आंखें खुली है, मैंने अगर बच्चा सोया हुआ नहीं है तो उसका हाथ पैर दोनों मूव करते रहेगा, और कितना समय मूव करता होगा, एक मोटा मोटी मेरा अंदाजा है कम से कम 5 से 6 घंटा मिनिमम। 24 घंटा में 5 से 6 घंटा बच्चे का हाथ पैर में मूवमेंट लगातार होते रहता है। इस बात को समझ रहे हैं? आप लोग 1 घंटा हाथ पैर को लगातार ऐसा करके देखो, कर पाओगे? तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? बच्चे में ही एनर्जी ज्यादा होती है, ये साइंस भी कहता है। आप जो बोल रहे हैं ना एनर्जी जनरेट होना अंदर, एनर्जी और कहीं से जनरेट नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर। बाकी टर्मिनोलॉजी जो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे वो सही है, उसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिशु जन्म लेने के साथ उसकी एनर्जी उस वक्त मैक्सिमम होती है, उसके सारे ऑर्गन्स जितनी एनर्जी के साथ काम करते हैं केवल जन्म लेने के समय, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड, उसकी क्षमता काम करने की वो लगातार डिग्रेड होती है, लगातार उसमें कमी आती है, और ये कमी पूरे जीवन भर चलते रहता है, और मृत्यु के समय लगभग काम करना बंद करता है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, बाहर के पूरे शरीर के अंग काम करना बंद करते हैं। मतलब क्या हुआ? बैटरी एग्जॉस्ट हो गई। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जन्म के समय बच्चे का बैटरी 100% चार्ज था, धीरे 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 उसको रिचार्ज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। रिचार्ज करने का ऑप्शन क्या होता है? हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, 0 हो जाता है, फिर हम उसको स्विच लगाते हैं, चार्ज हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग को या किसी जीव को ऐसा रिचार्ज करने का कोई चार्जर बना नहीं है। ये वन टाइम चार्ज वाला है मामला। वन टाइम चार्ज करके ईश्वर ने शिशु के रूप में जन्म दे दिया, और एक ही फुल बैटरी के साथ हमको अपने पूरे जीवन को आदर्श के रूप में जिंदगी जीना है। यही तो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं। वो रिचार्जेबल नहीं है। हमारी बैटरी एक बार एग्जॉस्ट हुई तो खत्म मामला, ठीक है? तो हमारी एनर्जी शिशु के रूप में सर्वाधिक होती है, जो धीरे 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 उत्तरोत्तर समय के साथ कम होती जाती है, और मृत्यु तक हमारे अंदर। असली बात, काम करना क्यों बंद करता है? ऑर्गन्स कमजोर नहीं होता है। आप देखेंगे जब डेथ होती है तो सारे ऑर्गन कमजोर थोड़ी ना होते हैं। नेचुरल डेथ होती है तब भी हमारी आंखें ठीक होती है, पलक नहीं झपका सकते, नाक के जो स्ट्रक्चर्स है वो उतने डैमेज नहीं होते हैं, सूंघने की शक्ति होती है लेकिन सूंघ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, है ना? अंदर के जो हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, और भी जितने ऑर्गन्स है वो सारे के सारे थोड़ी ना मतलब डैमेज हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऑर्गन्स तब भी सही होते हैं, इसीलिए तो डोनेट करते हैं ऑर्गन्स मरने के बाद। ये नेचुरल डेथ में नहीं होता है, जनरली एक्सीडेंटल डेथ के बाद बॉडी के ऑर्गन्स हम डोनेट करते हैं। नेचुरल डेथ में समान रूप से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये माना जाता है कि नेचुरल डेथ के समय ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स निष्क्रिय हो ही जाते हैं, उसमें और जीवन नहीं बचता है, इसीलिए उसका डोनेशन नहीं होता। ठीक है? मेरी ये सारी बातें लॉजिक के साथ है। फिर भी अगर किसी साथी को लगता है कि इसमें कोई प्रश्न है तो मैं आपका प्रश्न बिल्कुल वेलकम करूंगा और कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। पूछिए। सर, मैं कभी से सोच रही हूँ, और मैं आज तक जहाँ तक सोच पाई हूँ, विशेषता के अंदर गुण और दोष दोनों आते हैं। आप जब मैं सर्वज्ञ की पूरी आप बोले उनका गुण है, भगवान का गुण है। हाँ। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ गुण और दोष दोनों आता है विशेषता में। मैं एक बार कुछ दोष भी है, नहीं, मतलब कहने का मतलब मैं ये कहती हूँ सर, विशेषता सब है, गुण और दोनों। मैं मान लिया हिंदी साहित्य में विशेषता में गुण दोष दोनों आते हैं, लेकिन जब हम देवता की बात करते हैं तो केवल गुणों की ही बात करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि देवता में या ईश्वर में कोई दोष, कोई अवगुण नहीं है। नहीं सर, मैं ये नहीं कहना चाहती। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब मैं सर्वज्ञ बोली तो आप बोले ये गुण है, विशेषता नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि विशेषता और गुण में क्या डिफरेंस है? विशेषता और गुण
मेरे हिसाब से गुण विशेषता में गुण और दोष दोनों। देखिए, आप ही ने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपने कहा ना विशेषता में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, ठीक है। तो जब हम ईश्वर के संदर्भ में बात करें तो उनमें हम ये मान के चलते हैं कि उनका कोई अवगुण नहीं होता है, केवल गुण ही गुण होता है, ठीक है। तो सर्वज्ञ होना उनकी एक विशेषता माना जा सकता है, अवगुण तो है ही नहीं। सर्वज्ञ होना गुण ही है वो, ठीक है। तो अंतर यही है, विशेषता ही मान के चलो, लेकिन इसको हम गुण के रूप में लेते हैं। सर्वज्ञ होना क्या गुण ही तो है, लेकिन जब हम विशेषता बोलते हैं तो उसमें अवगुण भी आ जाएगा। लेकिन हमारे ईश्वर में पहले ही बोल दिया कि इनमें जो विशेषता है केवल गुण ही गुण है, अवगुण कुछ भी नहीं है, अवगुण जीरो है। मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद मैंने 3 और कैटेगरी के लोगों को बताया, महामानव बताया, मानव बताया, दानव आया, जिसमें धीरे धीरे उनकी विशेषता में कुछ अवगुण भी आते गए, विशेषता में अवगुण भी जुड़ते गए। तो हमारे जो ईश्वर की कल्पना है, जिनको हम ईश्वर बोलते हैं, उनकी विशेषता में केवल गुण ही गुण है, अवगुण जीरो है। और उनकी आचरण की पवित्रता 100% है शिशु के समय। लेकिन जो शिशु अपने आचरण का 100% पवित्रता को बनाए रखते हैं मृत्यु पर्यंत, उन्हीं को हम देवता बोले। लेकिन जो अपने आचरण में क्या ले आए, कुछ विकृति ले आए, उनके आचरण प्रदूषित हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में उनको हम देवता नहीं बोलते हैं। तो कुछ अवगुण आ गए, तो जितने ज्यादा अवगुण आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी मनुष्यता कम होती गई, और अंत में हम दानव की श्रेणी तक आ जाते हैं। जबकि हम बोलते हैं उस वक्त सारे गुण अवगुण में कन्वर्ट हो गए, जिनको हम दानव के रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो शब्दों के माया जाल मत पड़िए, भावनाओं को समझिए। हाँ, और कोई प्रश्न किसी साथी का? तो इस पूरे सेशन का उद्देश्य क्या है? हमको रोल मॉडल बनना है। दैट्स इट। थैंक यू।